नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं हरियाणा में सीईटी में जो आपका ग्रुप डी वाला जो एग्ज़ाम हाल ही में होने वाला है, और ये जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं आपके ग्रुप डी के अलावा HSC का कोई अन्य एग्ज़ाम है, चाहे इसमें आपका स्टेट वाला एग्ज़ाम है, DT+B वाला एग्ज़ाम है, या फिर एकलव्य मॉडल वाला एग्ज़ाम है। तो यहाँ पर जो हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं आपके सभी एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण है। और अगर आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे यहाँ पर जो सामान्य ज्ञान या सामान्य जानकारी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा श्रीमद्भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद ये किया गया था, और ये किन के द्वारा किया गया था? विलियम जोन्स, चार्ल्स विंकस, मैक्स मुलर या फिर पॉल ब्रूक के द्वारा। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा 2 वाला, तो ये थे चार्ल्स विलिंकस। तो यही जो है इनके द्वारा ही अंग्रेजी में जो अनुवाद किया गया था भगवत गीता का। और इसके अलावा जो हितोपदेश है विष्णु शर्मा का, और जो एक शकुंतला है नाटक कहानी, इसका भी जो है अनुवाद इनके द्वारा किया गया था। उसके बाद आ जाता है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा डैश के अनुसार बैंक को सभी मूल्य वर्गों के बैंक नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। 20, 32, 25 या 22। तो यहाँ पर देखिए हमारा सी आंसर है ऑप्शन 4, 22। तो ये जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की जो धारा है 22, धारा 22 के अनुसार बैंक नोट जारी करने के आरबीआई के अधिकार से संबंधित है। और इसमें कहा गया है कि आरबीआई के पास किसी भी मूल्य वर्ग में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार होगा। और इसके अलावा जो यहाँ पर धारा 25 दी गई है, इसमें बताया गया है कि बैंक नोटों का डिजाइन, रूप और सामग्री आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करने के बाद केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित की जा सकती है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। तांत्या टोपे, बेजद, हजरत महल, वीर सावरकर या कुंवर सिंह के द्वारा। तो कब लखनऊ में 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व है, और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा 2 वाला, तो ये है बेगम हजरत महल, और इनको अवध की बेगम के रूप में भी जाना जाता है। अवध के नवाब वाजिद अली शाह की दूसरी पत्नी, और 1857-58 में अवध के ये रिजेंट थी, और इन्होंने लखनऊ, आगरा और अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। उसके बाद है भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? तो द्विसदनीय विधानमंडल 7, 4, 6 या 2। तो ये कितने राज्यों में है? और इसमें रहेगा ऑप्शन 3, तो ये है 6 में। 6 जो भारतीय राज्य कौन कौन से, जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर द्विसदनीय विधानमंडल है, और इन राज्यों में 2 सदन हैं जिन्हें विधान परिषद और विधानसभा कहा जाता है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने के समय भारत के जो वायसराय उस समय कौन थे? लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड नॉर्थब्रुक या लॉर्ड डलहौजी। और इनमें देखें तो ऑप्शन रहेगा 3 वाला, तो ये थे लॉर्ड नॉर्थब्रुक। तो आर्य समाज जो एक हिंदू सुधार आंदोलन से संबंधित है, इसकी स्थापना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। कब? 7 अप्रैल 1875 को। कहाँ पर? बॉम्बे में। और ये जो लॉर्ड नॉर्थब्रुक है, मई 1872 से अप्रैल 1876 तक भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय ये रहे थे। उसके बाद आ जाता है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल है, ये माना गया है 5 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। 6 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, या 4 वर्ष की अवधि या 60 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। तो इनके अनुसार जो यहाँ पर इसमें माना गया है, तो ऑप्शन रहेगा 3 वाला। तो ऑप्शन 3 जो है इसको यहाँ पर माना गया है। 6 वर्ष की अवधि या फिर 65 वर्ष की आयु तक, जो भी इनमें से पहले हो।
उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, निम्न में से कौन सा बांध स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है? बरही, चांडिल, भैरव या मल्ल्या। तो कौन सा बांध है जो स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है? और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा 2 वाला। तो कौन सा है? ये चांडिल है। तो ये स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना के तहत झारखंड में, कहाँ पर? झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी पर ये चांडिल बांध बनाया गया है और यह झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में है। उसके बाद है 9वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म कौन से राज्य में हुआ था? पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक या फिर असम में। तो 9वीं शताब्दी के महान समाज सुधारक है नारायण गुरु और इनका जो जन्म माना गया है ये माना गया है केरल में। और केरल के ये एक आध्यात्मिक नेता, संत और समाज सुधारक थे और इन्होंने हिंदू जाति व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया था और इनके द्वारा एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर का नारा दिया गया था। उसके बाद है स्वेज नहर जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इनमें से किस देश में बनाई गई थी? मिस्र, ब्राजील, अर्जेंटीना या फिर ओमान में। तो स्वेज नहर जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा 1 वाला। तो ये है मिस्र में। स्वेज नहर मिस्र में एक कृत्रिम समुद्री स्तर का जलमार्ग है जो स्वेज के इस्तमुस के माध्यम से भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, अफ्रीका व एशिया को विभाजित करता है और ये नहर सिल्क रोड का हिस्सा है जो यूरोप को एशिया से जोड़ता है। उसके बाद आ जाता है भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय, ये कहाँ पर है? कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई या फिर मुंबई में। तो ये राष्ट्रीय पुस्तकालय है, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ है? और ये है कोलकाता में। तो ऑप्शन है 1 वाला। और कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी ने 21 मार्च 1836 को अपनी यात्रा शुरू की थी और कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को बाद में जनवरी 1903 में इंपीरियल लाइब्रेरी में परिवर्तित कर दिया गया था और भारत की स्वतंत्रता के बाद 1948 में इंपीरियल लाइब्रेरी अधिनियम के द्वारा इंपीरियल लाइब्रेरी के स्थान पर राष्ट्रीय पुस्तकालय अस्तित्व में आया था और भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में ये स्थित है। उसके बाद आ जाता है बेगम नूरजहां का विवाह पूर्व नाम इनमें से क्या था? पद्मावती, मेरुनिसा, इंदिरा कंवर या फिर हरखाबाई। और इनमें रहेगा ऑप्शन 2 वाला। तो इनका नाम था मेरुनिसा। जहांगीर ने 1611 में उनकी शादी पर उन्हें नूर महल और 5 साल बाद 1616 में नूरजहां की उपाधि दी थी। ये थी जो मुगल बादशाह थे जहांगीर, इनकी पत्नी नूरजहां। उसके बाद है डैश आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग है? मौद्रिक, राजकोषीय, विस्तारकारी नीति या संविदात्मक मौद्रिक नीति। तो यहाँ पर इनमें देखें तो ऑप्शन रहेगा 2 वाला। तो कौन सी है? ये राजकोषीय नीति है। उसके बाद आ जाता है यूएनओ के पहले महासचिव इनमें से कौन थे जो अफ्रीकी महाद्वीप से संबंधित थे? और इनमें देखें तो हमारा जो सी आंसर मिस्टर चर्चिल, बुतरस खाली, कट वाल्डहाइम, डैम हेमजोल्ड। तो इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन 2 बुतरस घाली। ये एक प्रथम अरबी एवं अफ्रीकी थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र का पद संभाला था और 1996 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने बुतरस घाली की पुनः नियुक्ति कर वीटो लगा दिया था और यह दावा तर्क देते हुए कि वह संयुक्त राष्ट्र में आवश्यक सुधार को लागू करने में विफल रहे हैं। तो ये जो है यहाँ पर ऑप्शन 2 वाले थे। उसके बाद है जब MS एक्सेल 2010 को वर्कशीट के सेल के कंटेंट को एडिट किया जा रहा हो तो सेल नंबर किस में प्रदर्शित हो रहा होता है? MS एक्सेल 2010 को स्टेटस बार, रिबन, फार्मूला बार या नेम बुक में। तो MS एक्सेल 2010 को और इसमें देखें तो हमारा सेल्स रहेगा 4। तो ये है नेम बॉक्स में।
तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नाम बॉक्स उस सेल को दिखाता है जो वर्तमान में सेपरेट शीट में चयनित है, और यदि चयनित सेल के लिए कोई नाम परिभाषित किया गया है, जो आपने जो कोई भी नाम रखा है, तो नाम बॉक्स सेल के नाम से प्रदर्शित होगा। और जब हम सेल के एक ब्लॉक का चयन करते हैं तो नाम बॉक्स सेल के चयनित समूह में पहले सेल की पहचान करेगा। उसके बाद आ जाता है हमारा वोट के आदेश पत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से था? रेलवे, उद्योग, शिक्षा या फिर सिंचाई से। तो बोर्ड के आदेश पत्र का संबंध, और इनका जो यहाँ पर संबंध है ये शिक्षा से माना गया है, तो ऑप्शन रहेगा 3 वाला। ये जो चार्ल्स वुड इंग्लिश इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल इंडिया एक्ट 1784 के माध्यम से पेश जारी हुआ था, और फिर 1854 में इन्होंने लॉर्ड डलहौजी को एक प्रेषण भेजा था, और फिर वुड के प्रेषण ने सुझाव दिया था कि प्राथमिक विद्यालयों को स्थानीय भाषाओं को अपनाना चाहिए। फिर वुड डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है सामान्य विज्ञान से, जिसमें क्वेश्चन आ जाता है गड़गड़ाहट की आवाज़ की वजह होती है। भारी वर्षा के दौरान ध्वनि बहुत तेजी से गुजरती है। ध्वनि के बादल और भूमि जैसे कई परावर्तक सतहों के क्रमिक परिवर्तन, बादलों से गुजरते सुपरसोनिक विमान या एक बहुत बड़े बादल से ध्वनि के एक बार परिवर्तन का होना। तो गड़गड़ाहट की आवाज़ यहाँ पर इसमें से कौन सी वजह से मानी गई है? और इसका जो संबंध है ऑप्शन 2 से है, ध्वनि के बादल और भूमि जैसे कई परावर्तक सतहों पर क्रमिक परावर्तन। नेक्स्ट आ जाता है दो सतह की अनियमितताओं का क्या कारण है जो स्थैतिज घर्षण का कारण बनता है? लोटन, लोब, स्पर्न या इंटरलॉकिंग। दो सतह की अनियमितताओं का होता है जो स्थैतिज घर्षण का कारण बनता है, और इसको माना गया ऑप्शन 4 में, तो इसको कहा गया है इंटरलॉकिंग। तो दो सतहों की अनियमितताओं को इंटरलॉकिंग कहते हैं जो स्थैतिज घर्षण का कारण बनती है। और ये जो लोटन है, बेलन या लोटन घूर्णन की वह गति है जिसमें घूर्णन और स्थानांतरण साथ साथ होता है। उसके बाद है एक दूसरे से d दूरी पर स्थित m और m द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। उनके बीच की दूरी के वर्गमूल, उनके बीच की दूरी का वर्ग, उनके बीच की दूरी या उनके बीच की दूरी का घन। तो एक दूसरे से d दूरी पर स्थित m और m द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल, और यहाँ पर इसमें माना गया है ऑप्शन 2 वाला, उनके बीच की दूरी का वर्ग। नेक्स्ट है मानव शरीर के आंतरिक अंगों की छवियां प्राप्त करने के लिए किस उपकरण में अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड स्कैनर, एक्सरे, सीटी स्कैनर या एमआरआई में। तो मानव शरीर के आंतरिक अंगों की छवियां प्राप्त करने के लिए, तो जैसे किसी को कोई चोट लग जाती है तो उसको देखने के लिए क्या किया जाता है, जिससे अंदरूनी जो अंग हैं उनके बारे में पता लग जाए कि वे किस तरीके के कार्य कर रहे हैं या उनमें क्या फॉल्ट आए हैं। तो इसको जो यहाँ पर जो ऑप्शन 1 को माना गया है अल्ट्रासाउंड स्कैनर। उसके बाद है 100 ग्राम वजन की गेंद 70 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष पर रखी गई है। गेंद की स्थिति ऊर्जा इनमें से कौन सी होगी? और इनमें देखें तो ऑप्शन रहेगा 2 वाला, तो ये हो जाएगी 70J। यदि 85 डिग्री तापमान वाले 2.5 लीटर गर्म पानी को 4.5 मीटर लीटर ठंडे पानी के साथ मिलाया जाता है तो संतुलन ताप तक पहुंचने पर ठंडे पानी का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। यह मानकर कि कोई उष्मा हानि नहीं हुई है। ठंडे पानी का प्रारंभिक तापमान ज्ञात कीजिए। तो इसका तापमान बताना है 25, 43, 48 या 15, और इनमें जो रहेगा तो ये जो ऑप्शन 2 में है ये रहेगा 43 पर।
नेक्स्ट है किसी वस्तु के वेग का परिवर्तन की दर नियत है, इसका औसत वेग कितना होगा। किसी वस्तु के वेग का परिवर्तन की दर अगर नियत है, प्रारंभिक और अंतिम वेग के योग का आधा, प्रारंभिक और अंतिम वेग के योग का पूरा, प्रारंभिक अंतिम वेग का गुणनफल या अंतिम और प्रारंभिक वेग के अंतर का आधा, तो इनमें से कौन सा माना गया है। और इनमें जो देखें तो ऑप्शन 1 रहेगा, प्रारंभिक और अंतिम वेग के योग का आधा। किसी वस्तु का वेग में परिवर्तन की दर नियत है तो उसका औसत वेग प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के योग का आधा होगा। और गति के नियम का प्रतिपादन ये न्यूटन ने किया था। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी गैस अत्यधिक जहरीली, गंधहीन, स्वादहीन और रंगहीन है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सी गैस अत्यधिक जहरीली, गंधहीन, स्वादहीन और रंगहीन है। और इनमें देखें तो ऑप्शन रहेगा 3 वाला, तो कौन सी है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। उसके बाद है अधिक मात्रा की वजह से चॉकलेट सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है। इसमें क्या होता है, लेड, निकेल, जिंक या कोबाल्ट। और इसमें होता है निकेल, तो ऑप्शन 2 को माना गया है। तो चॉकलेट में निकल की मात्रा अधिक होने के कारण यह सेहत के लिए हानिकारक है। निकल हवा में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अपने ऊपर एक पतली सुरक्षादायी परत बना लेती है, जिससे अंदर की धातु बची रहती है। और इनका प्रयोग लोहे व अन्य धातुओं पर निकल की परत चढ़ाकर उन्हें जंग लगने से बचाने के लिए किया जाता है। तो ये ऑप्शन 2 वाला है। नेक्स्ट है यदि CH323 IUPAC का नाम इनमें से क्या है। तो इसमें जो माना गया ऑप्शन 2, तो इनका नाम है प्रोपेन। नेक्स्ट है जब कॉपर सल्फेट विलयन लौह धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो तांबा नमक धातु का निर्माण होता है। यह निम्न में से कौन सी अभिक्रिया है। एकल विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन, द्विविस्थापन या अपघटन अभिक्रिया। और इसको माना गया है ऑप्शन 1 में, तो ये होती है एकल विस्थापन अभिक्रिया। जब कॉपर सल्फेट विलयन लौह धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो तांबा नामक जो धातु है उसका निर्माण होता है, और यही अभिक्रिया एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। और जब कली, चूना और जल आपस में अभिक्रिया करते हैं तब पूरे चूने का निर्माण होता है, और यह संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट है एथिल अल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने के अयोग्य बनाया जाता है। पोटेशियम साइनाइड, मिथेल, पिरिडीन, एसिटिक एमल, पिराडीन या नेफ्थलीन। तो एथिल अल्कोहल में किसको मिलाकर पीने के योग्य बनाया जाता है। तो पीने के योग्य बनाया जाता है, और इसमें देखें तो ऑप्शन 2 को माना गया है, मिथेनॉल और पिराडीन। तो ये तो एथिल अल्कोहल जो है इसमें मिथेनॉल और पिरिडीन यह मिला देने से यह जहर बन जाता है। तो इससे क्या है, ये जहरीला हो जाता है और इससे पीने वाले व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो एथिल अल्कोहल में ये जो मिथेल और पिरिडीन अगर मिलाएंगे तो ये पीने योग्य अयोग्य हो जाएगा। उसके बाद है कौन सा जीवित पदार्थ उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है। जाइलम, फ्लोएम, कार्टेक्स या एपिडर्मिस। तो कौन सा जीवित पदार्थ उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा 2 वाला, तो कौन सा है, फ्लोएम है। जाइलम जो है ये मृत कोशिकाओं में बना होता है, और ये जो फ्लोएम है ये जीवित कोशिकाओं से बनता है। उसके बाद आ जाता है मानव तंत्र में प्रतिऑक्सी कारकों का कार्य क्या है। यह विटामिन संश्लेषण बढ़ाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के अत्यधिक ऑक्सीकरण को रोकते हैं। यह मुक्त मूलकों के प्रभाव से बचाता है। यह काल प्रभावन क्रिया को धीमा कर देने वाले जीन्स को सक्रिय करता है।
तो मानव तंत्र में प्रतिऑक्सी कारकों का कार्य क्या है, और इनका कार्य है जो ऑप्शन 3 में दिया गया है, मुक्त मुल्कों के प्रभाव से ये बचाता है। नेक्स्ट आ जाता है बेसिलस यूरेनजेनेसिस का उपयोग जैविक खाद, जैविक कीटनाशक, रासायनिक खाद या रासायनिक कीटनाशक में होता है, और इसका जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन रहेगा 2 वाला, जैविक कीटनाशक के रूप में। तो बेसिलस यूरेनजेनेसिस एक ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है जिसका प्रयोग आमतौर पर जैविक कीटनाशक के रूप में होता है। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर जो रीजनिंग जो है इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाते हैं, और जिसमें हमारा पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, जैसे CHEAP को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो इसी भाषा में जो ये जो अक्षर यहाँ पर दिया गया है, जो शब्द दिया गया है, वह इसको हम कैसे लिखेंगे। तो पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कैसे लिखा गया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो C, पहले तो जैसे आप इसी ये लिख लो CHEAP, उसके बाद QBFID। तो अगर अब हम यहाँ पर देखें तो इनका कौन सा क्रम यहाँ पर चल रहा है, CD, HIEF, AB, और उसके बाद क्या है, ये P है, MNOP, तो ये वाला क्रम यहाँ पर चल रहा है और यही क्रम आपने यहाँ पर भी चलाना है। तो MNOP R, तो क्या बनेगा, R ही आएगा। अब R इसमें देख सकते हैं कौन से वाले में है, और तो R कौन से में है, इसी में ही है, केवल एक में है क्योंकि यही सबसे लास्ट में आएगा। और E क्या कौन सा आएगा, F आएगा सबसे पहले, तो यही हो जाएगा इसका। उसके बाद है उस संख्या त्रिक का चयन करें जिसकी तीनों संख्याओं के बीच वही संबंध नहीं है जो शेष 3 संख्या त्रिकों की संख्याओं के बीच है। तो इसमें बताना है अब आपने। तो यहाँ पर इन तीनों में से जो एक अलग है वही आपने बताना है। यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो कुछ टेबल है, जैसे 17 का लगाएं तो 17 3 51, 17 5 85 होता है, 19 3 57 5 95, और 13 3 39 और 13 5 65। लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो 23 3 69 और 23 5 देखें तो 115, 5 3 15, 5 9 से 11, 115। तो यही क्या है, यहाँ पर अलग है। तो इसी कारण से यही हमारा सी आंसर यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि 3 में से जो एक अलग था वही हमने बताना था। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले से है। तो उस विकल्प का चयन करें तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले से है। तो यही बताना है, यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें क्या क्रम चल रहा है, L M, यहाँ पर A, यहाँ पर भी A है, MNOP R S, G H E E। तो यही क्रम यहाँ पर चल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें कौन सा क्रम बनेगा। तो इसी प्रकार से जब हम यहाँ पर देखेंगे तो WXAATU, तो जो ऑप्शन 4 में क्रम यहाँ पर बन रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है
8 मित्र हैं, अरविंद, प्रिया, कुणाल, काजल, आशीष, महक, शुभम और रिद्धि। एक अष्टभुजाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। कुणाल महक और आशीष के बीच में है, काजल प्रिया और अरविंद के बीच में है, शुभम रिद्धि के बाईं ओर ठीक बगल में है, अरविंद आशीष के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। रिद्धि और प्रिया के बीच में कौन बैठा है? तो यहाँ पर आपने पहले जो एक टेबल बना लेना है ताकि आपको जो इनके क्रम के बारे में सही से पता लग पाए। तो अष्टभुज जो आपने बना लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप अनुसार इसको सही जा बना लेना। तो इस क्रम पे जब हम यहाँ पर बैठाएंगे तो जैसे यहाँ पर आ जाएगा रिद्धि, यहाँ पर आएगा शुभम, SU, यहाँ पर आ जाएगी प्रिया और यहाँ पर आ जाएगा काजल और यहाँ पर जो क्रम आएगा ये अरविंद का आएगा और अरविंद जो है यहाँ पर आएगा महक, महक के बाद जो यहाँ पर क्रम है ये कुणाल का है और कुणाल के बाद आशीष का है। तो ये वाला जो क्रम है यहाँ पर इसमें आएगा। तो अब आप इस अनुसार भी देख सकते हैं कौन किस तरीके यहाँ पर बैठा हुआ है। कुणाल महक और आशीष के बीच में है। अब जो यहाँ पर कुणाल है किसके, महक और आशीष के बीच में है। काजल प्रिया और अरविंद के बीच में है, काजल प्रिया और अरविंद के बीच में है। शुभम रिद्धि के बाईं ओर ठीक बगल में है। कौन? काजल। और अरविंद आशीष के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। रिया और प्रीति के रिया और जो प्रिया है इनके बीच में कौन है? तो यहाँ पर जो इनके बीच में है ऑप्शन 4 अर्थात शुभम जो यहाँ पर इसके बीच में है। नेक्स्ट आ जाता है उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर अगर हम क्रम देखें तो कौन सा चल रहा है? यहाँ पर देखिए तो एक ब्लैक डॉट है और उसके बाद में इसके बिल्कुल ही साइड में जो है बिल्कुल सामने यहाँ पर गोल सर्कल है। नेक्स्ट जो यहाँ पर आकृति है इसमें ये लेफ्ट साइड में चली गई है और जो यहाँ पर सर्कल था ये उससे आगे साइड में चला गया है। तो कुछ यही क्रम यहाँ पर चल रहा है और उससे अगले बारे में देखें तो ये यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर इसमें क्या है, प्रत्येक अगली आकृति में दोनों वृत्त वामावर्त दिशा में एक चरण आगे बढ़ते हैं और मध्य जो डिजाइन है ये 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। तो ये वाला यहाँ पर देख सकते हैं सीधा है, फिर ये ऊपर की साइड में हो गया, फिर ये बिल्कुल लेफ्ट की साइड में हो गया। तो अगला जो क्रम है यहाँ पर फिर इसका कौन सा होगा? तो अगला जो यहाँ पर क्रम है ये नीचे की साइड वाला है, तो इसका क्रम यहाँ पर नीचे की साइड में तो होगा। और ये जो यहाँ पर सर्कल है, सर्कल का जो क्रम है ये कौन सा होगा? तो जो ऑप्शन 4 में आया है। तो इसमें क्या है, ये जो सर्कल यहाँ पर आएगा और ब्लैक डॉट जो है यहाँ पर ये आ जाएगी। तो ये वाला क्रम यहाँ पर अब इसमें चल रहा है। उसके बाद आ जाता है यदि जमा का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ भाग और भाग का अर्थ जमा हो तो निम्नलिखित व्यंजक का जो मान है वो आपने बताना है। तो यहाँ पर जो ये दिया गया है इसकी जगह पर आपने इनको रखना है। तो जब हम इसे यहाँ पर रखेंगे बोडमास वाला जो फार्मूला है, नियम है, वो आपने यहाँ पर लगाना है। तो इसके अनुसार जब हम यहाँ पर इसे हल करेंगे तो 9 गुणा में 9 जमा में 72 भाग 4 और माइनस में 6।
तो भाग गुणा जमा माइनस, तो इसको देख लेते हैं। 9 गुणा में 9 प्लस यहाँ पर 4 बहत्तर कितना होता है, 18 चौके 72, तो 18 मैंने इसमें 6 भाग हो गई। उसके बाद गुणा कर लेते हैं, निम्न 81 हो जाएगा, प्लस में कितना 18 माइनस में 6। अब भाग भी हो गई, गुणा हो गई, अब जमा हो जाती है। तो अब आपने 81 और 18 जोड़ लेनी है, 8 रेख 9 और 8 रेख 9 और माइनस में 16। तो इसमें से अब आपने कम कर देने हैं, तो कितना आएगा, यहाँ पर कितने थे, 6 थे। तो इसमें से जब हम 6 करेंगे 6 कम करेंगे तो कितना आएगा, तो हो जाएगा 93, जो ऑप्शन 4 में है। उसके बाद है दिए गए विकल्प से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यहाँ पर कौन सी जो क्रम यहाँ पर चलेगा इसका, तो यहाँ पर देखें इसमें कौन सा क्रम चल रहा है। अगर हम देखें इसको A B C, A B और C, D E और F G, तो यही कुछ क्रम है। अब यहाँ पर भी अगर हम इसको ऐसे ही चलाएं तो यहाँ पर एक एक अक्षर का गैप है। तो अगर हम यहाँ पर Y लिखेंगे, Y Z A, यही बनेगा। अब ऐसे ही नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। और इसका तो यहाँ पर तो जो क्रम चला था पहले वाले में, ये लेफ्ट साइड में था, अब की बार हमने राइट साइड में करना है। तो Q और T के बीच में अगर हम देखें तो 3-3 अक्षर का जो है यहाँ पर इसमें गैप है, 3-3 अक्षर का। तो इसी के बाद जब हम यहाँ पर आएगा तो C आएगा, और जो नेक्स्ट है इसमें इस साइड में चल रहा है, S से S, इस साइड में HIJKL ऐसे। तो इसके अनुसार जब हम हल करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, D आएगा, और जो ऑप्शन 3 में है। नेक्स्ट है N के 2 बच्चे S और P है, N की पत्नी J M की माँ की इकलौती बहन है, और M के नाना है, R का N से क्या संबंध है। पिता है, दामाद है, ससुर है, चाचा ताफूफा, मामा या मौसा है। तो N के 2 बच्चे S और P हैं। N की पत्नी J M की माँ की इकलौती बहन है, और M के नाना, R का N से संबंध, और जो यहाँ पर ऑप्शन 3 में है तो ये ससुर है। उसके बाद आ जाता है दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो यहाँ पर कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर देखें तो सभी नेता क्या है, पुरुष है, सभी नेता पुरुष हैं। कुछ विद्यार्थी नेता है, कुछ विद्यार्थी नेता है। तो यहाँ पर देखें तो कुछ विद्यार्थी पुरुष हैं, कुछ विद्यार्थी पुरुष हैं, क्योंकि ये इसके साथ भी संबंध है। सभी नेता विद्यार्थी हैं, क्या सभी नेता विद्यार्थी हैं, तो नहीं है, क्योंकि कुछ ही हिस्सा है। तो इसके अनुसार अब हम देखें, तो इसके अनुसार अब हम देखें तो कौन सा निष्कर्ष हमारा यहाँ पर निकल के आएगा। तो केवल 2 वाला निष्कर्ष एक ही पालन करता है, क्योंकि यहाँ पर एक ही बात सही निकल रही है, क्योंकि कुछ विद्यार्थी ही यहाँ पर पुरुष है। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं इसके साथ भी इसका कुछ हिस्सा है, इसके साथ भी, लेकिन सभी नहीं है, कुछ ही है। यहाँ पे सभी पूछा गया, सभी नेता विद्यार्थी हैं। ये विद्यार्थी जो है इनके साथ थोड़ा सा ही हिस्सा है, इस कारण से गलत है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा।
निम्नलिखित विकल्प में से वह शब्द चुनिए जो अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पर एक जो वर्ड है इसमें अलग है जो इनमें नहीं मिलेगा आपको। अब ये कौन से वाला है, और जो देखें ऑप्शन ए वाला RATION, तो यहाँ पर इसमें देखें तो आर जो आपको कहीं भी दिखाई नहीं देगा, तो आर जो है यही इसमें कहीं पर भी नहीं है। उसके बाद आ जाता है हमारा जो इंग्लिश से संबंधित क्वेश्चन। तो यहाँ पर 4 वर्ड दिए गए हैं और विच ओनली इज स्पेल करेक्टली, एक सही है और वही फिर आपने बताना है कौन से वाला है। और यहाँ पर हम इसमें सही को देखें तो सही जो है यहाँ पर ऑप्शन 1 में आया है, तो यही यहाँ पर इसमें सही है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, यहाँ पर क्या है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस वन पार्ट सेंटेंस में हैव एन एरर। तो एरर वाले क्वेश्चन है, एरर बताना है कि इसमें है या नहीं है। यहाँ पर इसमें कौन से में है, although I have never seen the girls before, तो इसमें देखें तो कौन से में है, और इसमें रहेगा ऑप्शन 1 में। तो यहाँ पर केस में ये भूतकाल की बारे बताए गए हैं। तो यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस है, although I have never seen the girl, बिफोर का यहाँ पर प्रयोग होगा। तो I had होना चाहिए था यहाँ पर, I had never seen। उसके बाद है इन ईच ऑफ द क्वेश्चन फॉलोइंग अल्टरनेटिव आर गिवन फॉर द आइटम फ्रेज, जो द अल्टरनेटिव इज एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम फ्रेज। तो ये जो आया है प्रोज एंड कॉन्स, ये आपने बताना है। और इसमें देखें तो इसका कौन सा सही है, और यहाँ पर जो इसमें सही आया है जो ये ऑप्शन 4 में है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पर भी एक गिवन ब्लॉक फॉर सेंटेंस 3 विच आर जम्बल, पिक द ऑप्शन दैट गिव द करेक्ट ऑर्डर। तो जो इनमें सही है वो आपने बताना है, इनको सही करना है। और सही करने में जो है यहाँ पर इसमें कौन सा बनेगा, और सही बनेगा ऑप्शन जो 3 में है, BDAC। तो पहले B, फिर D, A और C। नेक्स्ट आ जाता है इन ईच ऑफ दिस क्वेश्चन आउट ऑफ द फॉलोइंग चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड। तो ये जो यहाँ पर शब्द आया है इसका आपने बताना है। तो इसका मतलब होता है परोपकारी, और ये फ्रेंडली है, लवली प्यारा कह देते हैं, हेल्पफुल जो सहायक होता है सहायता करने वाला, और चैरिटेबल कह देते हैं जो परोपकारी होता है। तो इसमें इसका जो यहाँ पर अर्थ जो है ऑप्शन 4 वाले से है। तो चैरिटेबल जो है इसको कह देते हैं, जो ये ऑप्शन 4 में आया है। सद्भावना पूर्ण कह देते हैं, परोपकारी कह देते हैं। उसके बाद है फिल इन द गैप विद सुटेबल प्रेपोजिशन। तो यहाँ पर बतानी है आपने इसमें प्रेपोजिशन कौन सी आएगी। आई केप्ट गेजिंग एट हिम टिल आई रिमेंबर हु ही वाज। मैं उसे तब तक देख रहा जब तक मुझे याद नहीं आया कि वह कौन था। इन, एट, ऑन या फिर आउट। और इसमें आएगा कौन सा वाला, 3 ऑन। आई केप्ट ऑन गेजिंग एट हिम आई रिमेंबर हु ही वाज। मैं उसे तब तक देखता रहा जब तक मुझे याद नहीं आया कि वह कौन था।
मैं उसके ऊपर नजरें लगाए रखा था। नेक्स्ट है यहाँ पर अपोजिट जो आपने बताना है, तो ये है यहाँ पर विपरीतार्थक, क्राउडेड। तो क्राउडेड उसे कह देते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, और ये डेजर्ट होता है जो सुनसान होता है, और ये बीजी वेस्ट को कह देते हैं, क्विट शांत होता है, और कंस्ट्रक्टेड ये जो है भीड़ भाड़, ये भी उसी को कह देते हैं। तो इसे यहाँ पर बताना था इसका अपोजिट, इसका जो फिर अपोजिट है तो ये एक वाला है, भीड़ भाड़, ये खुला सुनसान, वीरान भी कह देते हैं जिसे। उसके बाद है सब नाउन्स हैव टू मीन्स इन द सिंगुलर बट ओनली वन ऑफ द प्लूरल, आइडेंटिफाई अमंग चूज द नोइन विच हैव टू मीनिंग इन सिंगुलर बट वन इन प्लूरल। तो इसमें जो है यहाँ पर बताना है कौन सा इसका आएगा, और यहाँ पर जो इसमें आएगा जो हमारा ऑप्शन 2 में है, ये जो पीपल जो शब्द है यही जो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है ये रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है द सेंटेंस गिवन हेयर इज इन एक्टिव वॉइस, यू हैव टू चूज फ्रॉम अल्टरनेटिव करेक्ट पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर जो पैसिव वॉइस आपने बताना है इसमें कौन से वाला यहाँ पर इसका बनेगा। आई स्पोक, ये मैंने उससे बात की थी, और यहाँ पर इसमें देखें तो कौन सा बनेगा, ऑप्शन 1 वाला। आई का ही वाज थर्ड फॉर्म में हो जाएगा स्पोकन टू बाय मी। उसके बाद है द क्वेश्चन सेंटेंस हैज बीन गिवन इन डायरेक्ट स्पीच इन द ऑप्शन 4 चेंज फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच हैव बीन गिवन आउट ऑफ व्हिच इज द करेक्ट, सेलेक्ट द जो करेक्ट वन है। ही रिक्वेस्टेड हर टू वेट देयर टिल ही रिटर्न। तो वह क्या रिक्वेस्ट करता है कि जब तक वो वापस मुड़कर नहीं आता है। ही रिक्वेस्टेड हर टू वेट, कि वह उससे प्रार्थना करता है कि रिक्वेस्ट करता है कि वो तब तक रुकेगी जब तक वो मुड़कर नहीं आता है। तो जब हम इसका यहाँ पर बनाएंगे तो कौन से वाला इसका सही रहेगा, और इसका रहेगा ऑप्शन 3 वाला। He said to her, please wait there till I return. उसने कहा कि कृपया मेरे लौटने तक वहीं रुको। He said to her, please wait there till I return. उसके बाद जो हमारे यहाँ पर हिंदी से क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है प्रश्न करके परेशान करना। कौन सा विकल्प इसके लिए उचित मुहावरा है। खोपड़ी गंजी करना, खोपड़ी मारना, खोपड़ी खुजलाना, खोपड़ी खाना। तो ये क्या है, प्रश्न पूछ के परेशान करना। कईयों की आदत होती है बार बार क्वेश्चन करते रहते हैं, तो उनकी ये जो आदत है उसको क्या कहा गया है, और इसे क्या कह देते हैं, खोपड़ी खाना। ये प्रश्न करके परेशान करना, ऑप्शन 4 वाला। नेक्स्ट है दिए गए विकल्प में से पराजय एवं माला एक समानार्थी शब्द क्या है। पराजय एवं माला का, और यहाँ पर इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा 2 वाला। तो ये है पराजय होना हार, और माला हार, ये दोनों एक ही है, परास्त होना। उसके बाद आ जाता है दिए गए विकल्प में से मनोहर का जो समानार्थी शब्द है वो आपने बताना है। तो मनोहर का दास्तां दिलचस्प, सुहावना या फिर रोचक। तो इसका आपने बताना है, और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन आएगा इसका 3 वाला। तो मनोहर जो इसको कह देते हैं सुहावना, तो ये इसका समानार्थी है, इसके जैसा शब्द। उसके बाद आ जाता है दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प क्रूर का विरोधार्थी शब्द दिखाता है। अच्छा, बदन, सबल या फिर दयालु। तो क्रूर का विरोधार्थी दिखाएगा,
और जो ऑप्शन 4 में है, मतलब इसका उल्टा शब्द है, विपरीत। क्रूर का मतलब यहाँ पर इसका विपरीत होगा दयालु, अच्छे का जैसे बुरा होता है। उसके बाद है 9 2 11 होना। 9 2 11 होना इस मुहावरे का अर्थ है। कौन सा विकल्प यहाँ पर इसमें सही है? 9 2 11 होना, गायब कर देना, भाग जाना, 9 2 गिनना, बहुत से मित्र इकट्ठे होना। तो 9 2 11 होने का अर्थ है भाग जाना, ऑप्शन जो 2 में आए हैं। जैसे आपने इसके उदाहरण पहले शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि पुलिस को देखते चोर 9 2 11 हो गई। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, अब उपसर्ग दिए गए विकल्प में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? अपराम, अपरण, अपजय, अपमान। तो यहाँ पर इसमें देखें तो एक के साथ ही सही बैठ रहा है, जो ऑप्शन 3 में दिया गया है, अपमान। नेक्स्ट आ जाता है निम्न वाक्य में एक व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, तो वही आपने बताना है। सत्य बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, सच हमेशा दिल से निकलता है। कभी कभी सिर्फ एक शब्द, एक वाक्य या एक विचार हमारी जिंदगी बदल सकता है। कई बार हम कोई चीज़ से प्रेरित होकर कोई ऐसा काम शुरू कर देते हैं पर उसे पूरा नहीं कर पाते। स्वर्ग या नरक में जाने की कुंजी भगवान ने हमारे हाथ में दे रखी है। तो यहाँ पर आपने बताना है जो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है। अब यहाँ पर नहीं है जो ऑप्शन 3 में आया है। कई बार हम कोई चीज़ से प्रेरित होकर ऐसा काम शुरू कर देते हैं पर उसे पूरा नहीं कर पाते हैं, तो यही वाक्य त्रुटि वाला है। कई बार हम कोई चीज़ से प्रेरित होकर कोई ऐसा काम शुरू कर देते हैं पर उसे पूरा कर नहीं पाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अनुशासन सफलता की है। दिए गए विकल्प में से सही का चयन करके रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। अनुशासन सफलता की कुंजी है, जड़ है, प्रगति है या उन्नति है? तो अनुशासन सफलता की क्या है? कुंजी है। नेक्स्ट आ जाता है हीरक सी समीर माला जप। पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार बताइए। तो यहाँ पर अलंकार बताना है हीरक सी समीर माला जप। और यहाँ पर इसमें देखें तो ऑप्शन है 4 वाला, हीरक सी समीर माला जप। तो यहाँ पर कौन सा है? सी सा सम, ये जो शब्द आपको कहीं पर दिखाई दे तो मतलब उपमा अलंकार का वहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है। उसके बाद है आटे में थोड़ा सा नमक डालें। वाक्य में व्याकरण बताइए। आटे में थोड़ा अनिश्चित परिणाम है, प्रत्येक बोधक वाचक है, संकेत है या पूर्ण संख्या वाचक है। तो यहाँ पर आपको देखने में इसमें क्या लग रहा है, और यहाँ पर हो रहा है अनिश्चितता के बारे में कि ये थोड़ा का मतलब अब ये नहीं पता है कितना है, क्योंकि पूर्ण जा उसमें नहीं बताया गया है कि आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो कितना डालना है। तो थोड़ा में कितना भी हो सकता है। तो यही अनिश्चित बताया गया है, जो ऑप्शन 1 वाला है। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर जो हरियाणा सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आ जाते हैं, और जिसमें पहला क्वेश्चन रहेगा, इनमें से किस नदी के बारे में किंवदंती है कि यह भृगु ऋषि की पत्नी दिव्या पोलिमा के नेत्रों से निकली थी? कृष्णावती नदी, इंदौरी, साहिबी या दोहान नदी? तो कौन सी नदी के बारे में है कि भृगु ऋषि की पत्नी दिव्या पोलिमा के नेत्रों से निकली थी? और ये आया है यहाँ पर जो इसमें ऑप्शन जो 4 दिया गया है, दोहान नदी। और ढोसी की जो पहाड़ियाँ वहाँ से निकलती है और साहिबी नदी के साथ मिलकर ये बहती है। तो इसी के बारे में एक कथा आती है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर सुमेलित कीजिए सूची 1 को 2 के साथ। तो यहाँ पर रोहतक आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब हुई थी, कुरुक्षेत्र की कब हुई थी, हिसार की कब हुई थी, और ये दूरदर्शन केंद्र जो हिसार है इसकी कब हुई थी? तो यही आपने बताना है। और इनमें माना गया है जो ऑप्शन 4 वाला है, 4 3 2 1 या 1 2 3
4। तो यही क्रम यहाँ पर इसमें बताया गया है। तो यहाँ पर देखें तो जो ये रोहतक है, आकाशवाणी जो रोहतक है, इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। कुरुक्षेत्र जो है इसकी हुई थी 1991 में। और जो हिसार है, हिसार की हुई थी 1999 में। और जो ये दूरदर्शन केंद्र हिसार है इसकी हुई थी 2002 में। उसके बाद है राज्य के 4 सबसे कम लिंग अनुपात वाले जिलों का क्रम बताइए। तो सबसे कम लिंग अनुपात वाले जिले और जो आए हैं ऑप्शन 1 में, तो यहाँ पर गुड़गांव, उसके बाद सोनीपत, रोहतक और पानीपत ये आते हैं। और सर्वाधिक जनघनत्व तो ये मेवात का है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अभिनेता ओमपुरी का जन्म अंबाला में हुआ था। इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। भारतीय फिल्मों के साथ ही इन्होंने ब्रिटेन और अमेरिका फिल्मों में भी काम किया है। तो कौन सा वाला कथन यहाँ पर इनके बारे में सही है? और यहाँ पर इनके बारे में जो सही है, जो ऑप्शन 4 में दिया गया है, तो सारे जो यहाँ पर इसमें सही माने गए हैं। इनका जन्म 18 अक्टूबर 1950 को अंबाला में हुआ था। इन्होंने ब्रिटिश और अमेरिकी सिनेमा में भी योगदान दिया है। पद्म जो श्री पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जा चुका है। और दिल का दौरा पड़ने के कारण 6 जनवरी 2017 को 66 साल की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद है यहाँ पर इनमें कौन सा एक गलत है? अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हेतु समूह ग एवं घ किस सरकारी नौकरी में 3% आरक्षण की व्यवस्था की गई है? वर्ष 1977 में सोनीपत के राय नामक स्थान पर मोतीलाल नेहरू खेल जो स्कूल है इसकी स्थापना की गई थी। शाहबाद में एस्ट्रो टर्फ का निर्माण किया जा रहा है। बीजिंग ओलंपिक 2008 में शामिल देश के खिलाड़ियों के दल में लगभग 16% खिलाड़ी हरियाणा के थे। तो यहाँ पर इनमें देखें तो कौन से वाला है? और यहाँ पर माना गया है ऑप्शन 2 वाला कि वर्ष 1977 में सोनीपत का राय नामक जो स्थान है वहाँ पर मोतीलाल नेहरू जो स्कूल है इसकी स्थापना की गई है। उसके बाद है 1955 में भारत सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग ने किन 2 स्थानों को हरियाणा क्षेत्र में शामिल करने की सिफारिश की थी? तो कब? 1955 में। महेंद्रगढ़, जींद, पटियाला, हिसार, पानीपत, कैथल, रोहतक, गुड़गांव। तो 1955 में भारत सरकार के द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग ने किन 2 स्थानों को हरियाणा क्षेत्र में शामिल करने की सिफारिश की थी? और इनमें जो 2 क्षेत्र हैं जो ऑप्शन 1 में आए हैं, तो ये महेंद्रगढ़ और जींद है। नेक्स्ट है हरियाणा के अधिकांश भागों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? आर्द्र उष्ण, आर्द्र कुपोषण, शुष्क उष्ण या उपोष्ण स्टेपी। तो हरियाणा के अधिकांश भागों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? और यहाँ पर जो हमारा आंसर ऑप्शन आएगा 4 वाला, तो यह उपोष्ण स्टेपी। तो हरियाणा के जो अधिकांश भाग है इसमें अर्ध उष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु की प्रधानता पाई जाती है, जिसे उपोष्ण स्टेपी के नाम से जाना जाता है। और इस प्रकार की जलवायु में वर्षा के अभाव में ग्रीष्म काल में तापमान ऊंचा और वाष्पीकरण की तीव्रता और ठंडी शीत ऋतु का अस्तित्व पाया जाता है। और वर्षा जो होती है वो सामान्य ही रहती है। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद जो हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रदेश के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया था? शीर्षक, कुरुक्षेत्र, हिसार या फिर ये सभी। और इनमें देखें तो ऑप्शन आएगा 4 वाला, तो ये था ये सभी। तो 1399 ईस्वी में तैमूर का भारत पर आक्रमण हुआ था और वह एक धर्मांध अत्याचारी शासक था जो जहां भी आक्रमण करता धन संपत्ति लूटने के बाद
लोगों को मौत के घाट उतरवा देता था। और हरियाणा क्षेत्र के सिरसा, कुरुक्षेत्र और हिसार भी इसके आक्रमण में सम्मिलित थे। तो कहा जाता है कि जिस रास्ते तैमूर जाता उसके पीछे पीछे अकाल और महामारी चलती थी। और इनकी मृत्यु की बात करें तो 1405 में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट आ जाता है 1857 ईस्वी की क्रांति के समय। विभिन्न क्षेत्रों के नेतृत्वकर्ताओं को उनके क्षेत्रों में सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को 2 के साथ यहाँ पर मिलान करना है। मिलान करने में यहाँ पर देखें तो इसका कौन से वाला सही बनेगा, और इनमें रहेगा हमारा सही ऑप्शन 1 वाला। 1, 2, 3 और 4 इसी को चाहे यहाँ पर सही माना गया है, तो इनके अनुसार देख लेते हैं। जैसे पानीपत है, इनका संबंध किससे है? इमाम अली कलंदर से। रोहतक का बिशारत अली, हिसार का मोहम्मद आजिम और अम्बाला का मोहन सिंह से। तो इमाम अली कलंदर का संबंध पानीपत से है। बिशारत अली 1857 ईस्वी के एक क्रांतिकारी थे जिन्होंने हडसन से रोहतक के समीप मुकाबला किया था। और मोहम्मद आजिम का संबंध हिसार से है, रोपड़ के सरदार मोहन सिंह थे जिन्हें 1857 की क्रांति में भाग लेने विद्रोहियों को सहयोग पहुंचाने के जुर्म में अम्बाला में फांसी की सजा दी गई थी। उसके बाद आ जाता है कल्लन खां। यहाँ पर किन के शिष्य थे? हाफिज खां, उमराव खां, होदू खां या इनायत हुसैन के। तो कल्लन खां यहाँ पर शिष्य थे, और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा हमारा 1 वाला। तो ये है हाफिज खां, सॉरी जो 3 में है होदू खां। उसके बाद है शक्तिशाली वर्धन वंश का उदय हरियाणा में कहाँ पर हुआ था? थानेसर, जिसे थानेश्वर कहा जाता था, रोहतक, पानीपत या फिर कुरुक्षेत्र में। तो वर्धन वंश का उदय है, और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा 1 थानेसर, जिसे पहले जैसे थानेश्वर का देते थे, जो वर्तमान में कुरुक्षेत्र में है। तो थानेसर जो है श्रीखंड जनपद की राजधानी थी, और शक्तिशाली वर्धन वंश का उदय थानेसर में हुआ था, जिसमें 2 प्रतापी शासक प्रभाकर वर्धन और हर्षवर्धन के समय यह नगर गौरव के उच्चतम शिखर को स्पर्श कर रहा था। और ये जो थानेश्वर नगर का है, इसका गौरवपूर्ण इतिहास हर्षचरित, जिनके समय में चीन यात्री हिंसान आया था, उन्होंने भी अपनी पुस्तक में उल्लेख किया था। उसके बाद है सच्चर फार्मूला के निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हिंदी क्षेत्र में कांगड़ा, हिसार जिलों को शामिल नहीं किया गया था। प्री यूनिवर्सिटी परीक्षा तक शिक्षा माध्यम पंजाबी को बनाया गया। हिंदी क्षेत्र के स्कूलों में पंजाबी तथा पंजाबी क्षेत्र के स्कूलों में हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाना आवश्यक हो गया। तो कौन सा जो कथन है यहाँ पर इनमें सही है? अब सही कौन से वाला है? और जो ऑप्शन 4 में है, तो केवल 3 ही जो है यहाँ पर इसमें सही माना गया है। तो केवल 3 को माना गया है। सच्चर फार्मूला जो है ये 1 अक्टूबर 1949 को लागू किया गया था, और इसके लागू होने का प्रभाव होता कि पंजाब को पंजाबी क्षेत्र और हिंदी क्षेत्र इन 2 भागों में बांट दिया गया था। और इस फार्मूले के लागू होने के बाद हिंदी क्षेत्र में पंजाबी और पंजाबी स्कूलों में हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाने लगा था। उसके बाद आ जाता है हाल ही में हरियाणा के किस जिले में इंडो इजराइल कृषि परियोजना के तहत बागवानी उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया गया है? गुड़गांव, पंचकुला, भिवानी या हिसार में। और इनमें रहेगा जो ऑप्शन 4 में है, तो ये भिवानी है। तो 22 जनवरी 2023 को भारत में आए इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने हरियाणा के भिवानी जिले के लोहारू विधानसभा क्षेत्र के गांव हिगनऊ में 12.5 करोड़ रुपए की लागत से तैयार करीब 50 एकड़ भूमि में बने अर्ध शुष्क बागवानी उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया था। और अर्ध शुष्क बागवानी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में नए संस्थानों को विकसित करना है, जिससे किसानों को लाभ मिल सके। उसके बाद है यमुनानगर की जो टिम्बर मार्केट है मंडी 1947
से पूर्व किस नाम से प्रसिद्ध थी? अब्दुल्लापुर मंडी, सादापुर, यमुनानगर या यमुनापुर मंडी। तो ये जो टिम्बर मार्केट है और इसमें रहेगा ऑप्शन 1, तो ये है अब्दुल्लापुर मंडी, क्योंकि यमुनानगर को पहले अब्दुल्लापुर के नाम से जाना जाता था, पहले जायज़ का पुराना नाम था। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा महेंद्रगढ़ जिले से संबंधित जवाहरलाल नेहरू उत्थान सिंचाई परियोजना प्रणाली के द्वारा पहली बार कब पानी छोड़ा गया था? वर्ष 1976, 80, 82 या 1995 में। और इनमें जो रहेगा तो ये ऑप्शन 1 है, तो ये है वर्ष 1976 में। उसके बाद आ जाता है पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति करने के लिए हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? सौभाग्य ग्रामीण विद्युत स्वयं सिद्धा योजना या नेहरू योजना। तो क्या यहाँ पर पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्र में जो विद्युत आपूर्ति है करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा योजना चलाई गई है, और इसमें देखें तो ऑप्शन आएगा 1 वाला, तो कौन सी है? ये सौभाग्य योजना है। उसके बाद आ जाता है बी डी शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय। ये कहाँ पर है? करनाल, गुड़गांव, रेवाड़ी या फिर रोहतक में। तो बी डी शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय है, और इनमें देखें तो ऑप्शन आएगा 4, तो कहाँ पर है? ये रोहतक में है। और 2008 में हरियाणा सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। इस विद्यालय में चिकित्सा विज्ञान के सभी क्षेत्र जैसे आयुर्वेद हो गया, होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, दंत विज्ञान, इनके पोस्ट ग्रेजुएट स्तर की शिक्षा दी जाती है। उसके बाद है हरियाणा राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? यमुना, घग्गर, मारकंडा या फिर सरस्वती। हरियाणा राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी, और ये है यमुना नदी, जो ऑप्शन 1 में है। नेक्स्ट है राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रशासन केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया है? भिवानी, चंडीगढ़, हिसार या फिर गुड़गांव में। तो राज्य में इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन केंद्र, और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा 2 वाला, तो यह है चंडीगढ़ में। नेक्स्ट है हरियाणा का जो मेवात जिला है, इसका लिंग अनुपात सबसे अधिक है, 896, 906, 903 या 887। तो मेवात जिले का जो लिंग अनुपात सबसे अधिक, और इनमें देखें तो ऑप्शन रहेगा 2 वाला, तो यह है 1906। इसके बाद फतेहाबाद का आता है 1903, और फिर रेवाड़ी का आता है 898, और हरियाणा राज्य में सबसे कम लिंग अनुपात ये गुड़गांव का है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा पूछा गया था तो ये मेवात आया है, अगर सबसे कम पूछा जाता तो इसमें गुड़गांव आता। नेक्स्ट है कुरुवंश के राजकुमार भीष्म का वास्तविक नाम? अभिमन्यु, विजेंद्र सिंह, देवव्रत या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो कुरुवंश के राजकुमार भीष्म का वास्तविक नाम, और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा 3 वाला, तो यह है देवव्रत। भीष्म अथवा भीष्म पितामह महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण जो पात्र उनमें से एक थे। भीष्म गंगा और शांतनु के पुत्र थे। उनका जो मूल नाम था ये था देवव्रत, और कुरुवंश के राजकुमार थे। भगवान परशुराम के शिष्य देवव्रत अपने समय में बहुत ही विद्वान और शक्तिशाली व्यक्ति हुए थे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जूडो का खिलाड़ी है? सुनील खरांगेर, सतीश कुमार, श्री चंद्र या फिर ईश्वर सिंह। तो जूडो खिलाड़ी हैं, और यहाँ पर इसमें रहेगा ऑप्शन 2, तो ये है सतीश कुमार। सतीश कुमार जो है इन्होंने 2006 का जो मेलबर्न राष्ट्रमंडल खेल था इसमें स्वर्ण पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया था। उसके बाद है जनगणना 2011 के अंतर्गत हरियाणा क्षेत्र में कुल कितने कस्बे हैं? 156, 58, 60 या 154। तो 2011 के अनुसार हरियाणा में कस्बे, और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा 3 वाला, तो ये है 154। मंडल कितने हैं? मंडलों की संख्या 6 है। जिले कितने हैं? 22 हैं। और तहसीलें कितनी हैं?
93, ब्लॉक 140, ग्राम पंचायत 6212। उसके बाद है क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा देश का कौन सा राज्य है? 20, 21, 22 या 25वां। तो यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से और क्षेत्रफल के अनुसार जो है ऑप्शन आएगा 2 आना, तो ये 21वां माना गया है। क्षेत्र और कितने वर्ग किलोमीटर में है? 44,212। उसके बाद है बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के भाग शामिल थे? तो बौद्ध काल में कुरु, पंचाल, कौशलवज्जी, सुरसेनावंती, अस्मक और वत्स। तो कौन से थे यहाँ पर? और इनमें देखें तो ऑप्शन आएगा एक वाला, तो ये थे कुरु और पंचाल। तो ये जो हमारे यहाँ पर आज की क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।